इजी फिजिक्स ई लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत कुमार सोमानी, चौधरी मालूराम भांबू, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय श्री गंगानगर में प्रवक्ता भौतिकी के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सीरीज के नाम से क्लियर है, इजी फिजिक्स। फिजिक्स आसान है, बशर्ते कि इसे रोचक तरीके से पढ़ाया जाए या पढ़ा जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर ये ई व्याख्यान तैयार किए गए हैं। मैंने अपने गत 25 वर्षों के अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन में जाना कि उन्हें अध्ययन के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या वो एक अध्यापक से क्या आशाएं रखते हैं, किस प्रकार पढ़ाए। कुछ इसी प्रकार के अनुभवों की झलक इन ई व्याख्यानों में आपको दिखाई देगी। इस ई व्याख्यान का टॉपिक है दी गई भौतिक राशियों के मध्य घातीय संबंध स्थापित करना का अंतिम भाग अर्थात भाग 2। इसको यदि पूरा समझना हो तो इससे पहले का भाग अर्थात भाग 1 अवश्य देखें। उस भाग 1 में हमने यह जाना था कि किस तरह से विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य घातीय संबंध 5 चरणीय विधि द्वारा 5 चरण 5 स्टेप्स मेथड था, उसके द्वारा हम कैसे राशियों के मध्य पावर रिलेशन डिराइव कर सकते हैं। एक बार उन 5 चरणों को ब्रीफ में देख लेते हैं कि हमने कहा था, और ये नोटबुक में आपके नोट किया हुआ भी होगा, नहीं तो नोट कर लें एक बार। हमने ये कहा था कि कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों ए, बी व सी पर निर्भर करती है। तो पहले स्टेप में हमें ये एज्यूम करना है, मानना है कि वो भौतिक राशि ए की घात x पे, बी की घात y पे और सी की घात z पे निर्भर करती है। तो हम मैथमेटिकली उसको लिखेंगे q समानुपाती ए की घात x, बी की घात y और सी की घात z। ये चरण 1 था। अब आते हैं द्वितीय चरण की बात। उसमें ये समानुपाती चिन्ह हटा के विमाहीन नियतांक इस तरह से इंट्रोड्यूस करके और इसको समीकरण संख्या 1 लिख देते हैं। तो q बराबर k a रेस्ट टू पावर x, b रेस्ट टू पावर y और c रेस्ट टू पावर z एक समीकरण संख्या 1 हो गई। अगले स्टेप में तृतीय चरण में हमें इन्हीं सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिखनी है, और चतुर्थ स्टेप में इन दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करेंगे। दोनों तरफ की विमाओं की तुलना करने पर जो समीकरण प्राप्त होगी उनसे x y z के मान ज्ञात कर लेंगे, और पंचम और अंतिम चरण में इन्हीं x y z के मानों को समीकरण 1 में रख देंगे, पर हमें अभिष्ट सूत्र प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये 5 स्टेप मेथड है जिससे कि हम दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब आंकिक उदाहरणों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले व्याख्यान में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 1 किया था, अब शुरू होते हैं हम आंकिक उदाहरण 2। इस भाग में आंकिक उदाहरणों को ही और अधिक आंकिक उदाहरणों को हल करके समझाया गया है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तथा घनत्व पर निर्भर करती है। विमीय विधि द्वारा ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। यह प्रश्न राजस्थान डिप्लोमा बोर्ड के एग्जाम है 2017, 2004 और 2002 में पूछा जा चुका है। कुछ इसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न होगा। राशियों के नाम बदल जाते हैं, कुछ जगह जैसे एक बार है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की जगह दाब लिखा हुआ था, क्योंकि दोनों की विमाएं समान होती है, तो इन चीजों में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए सिमिलर वर्ड लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को वापस अच्छी तरह पढ़ते हैं कि कौन सी राशि है जो निर्भर करेगी ध्वनि की चाल। तो हमारी मुख्य राशि होगी ध्वनि की चाल। किस पर निर्भर करेगी? माध्यम के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। हो सकता है अभी आप परिचित नहीं हो, तो हमने प्रत्यास्थता गुणांक की विमा पिछले व्याख्यानों में निकाली है, वही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होगी। और बहुत अधिक अच्छा ध्यान हो तो ये दाब की विमा के तुल्य होती है, तो हमारे लिए विमीय दृष्टि से ये दाब के तुल्य है। तथा घनत्व पर निर्भर करती है, तो ये चाल है वो 2 राशियों पर ही निर्भर करती है। यहाँ पे 2 राशियों पर डिपेंडेंस दी हुई है, तो हमें इसका सूत्र डिराइव करना है। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप हम कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप में हमने ये कहा था हम इन सब को संकेतों के नाम से पहचानेंगे और इनकी डिपेंडेंस एज्यूम करेंगे। माना कि ध्वनि की चाल v आयतन प्रत्यास्थता मापांक कैपिटल E की घात x घात पर निर्भर करती है। कौन सी पावर एज्यूम करनी है? x पावर। तथा घनत्व रो
घनत्व का पहले भी एक बार सिंबल आया था तो स्मॉल डी यूज किया था, मैंने कहा भी था कि कुछ जगह रो भी लिखा होगा, तो यहाँ घनत्व मैंने रो लिया है। तो घनत्व रो की y घात पर निर्भर करता है। बेसिकली बात यह है कि ध्वनिक चाल v e की घात x और o की घात y के समानुपाती है। यह काम हमारा फर्स्ट स्टेप का हो गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप में हमें ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। उसकी जगह एक नियतांक आ जाएगा k, जहां k एक विमाहीन नियतांक है, और ये एक समीकरण प्राप्त होगी v बराबर k e की घात x रो की घात y। समीकरण संख्या 1 इसे लिख देंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि इसके बारे में क्या लिखना है ये तो पता है, नहीं, आपको यदि पूरे अंक लेने हैं तो ये लिखना जरूरी है कि जहां k एक विमाहीन नियतांक है, वेयर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। अब बढ़ते हैं अगले चरण 3 की ओर। चरण 3 में हमें ध्यान है स्टेप 3 में इन सभी भौतिक राशियों की विमीय सूत्र इसमें लिख देंगे। तो हमें v वेग है, e प्रत्यास्थ मापांक जिसे बताया था दाब वाला विमीय सूत्र ही होगा, रो घनत्व है, k विमाहीन है। तो इन सबके विमीय सूत्र लिखने पर किस तरह का स्वरूप प्राप्त होगा? v का विमीय सूत्र m0 L1 t-1, फिर k का विमीय सूत्र जो कि विमाहीन नियतांक है इसलिए m0 L0 t0, e आयतन प्रत्यास्थ मापांक या दाब, तो इनका विमीय सूत्र m1 L-1 t-2 होता है। विमीय सूत्र आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। इसकी घात कितनी है? x, तो यहाँ पे x लिख दें। इसी तरह से घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, इसका विमीय सूत्र m1 L-3 t0, इसकी घात y। इन सब विमाओं को अच्छी तरह समझने के लिए विमा वाला ई व्याख्यान जरूर देखें। अब घातांकों के नियमों का प्रयोग करके इनको हल करना है हमें। वापस वही हमने किया है, कलर का अलग अलग कोडिंग कर ली जिससे इनको आसानी से पहचान सके। m की घात 0, l की घात 0, t की घात 0, ये तो विमाहीन था, एच रह गया। अब इनकी घातों पर घात x लगी हुई है, तो पहले इनको हल कर लेते हैं। तो m की 1 की पावर x mx बन गया, l रेस्ट पावर -1 की पावर x, तो इन दोनों घातें गुना हो जाएगी, -x आ गया। इसी तरह t पर -2x घात मिल जाएगी। इधर इस पूरे पर घात y है, इसको हल करते हैं, मल्टीप्लाई होती जाएगी, my l-3y और t0 मिलेगा। अब हम इन तीनों को संकलित करेंगे, एक संकलित विमीय सूत्र प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो इस स्टेप में m की सारी घातें हम जोड़ देंगे, 0, x और y, तो m0 प्लस x प्लस y हमें यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से l0 माइनस एक्स माइनस 3y है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 माइनस एक्स माइनस 3y। इसी तरह t की घात 0 -2x और 0 है, तो यहाँ पे भी 0 -2x प्लस 0 हो जाएगा। अब इन सब विमाओं को जोड़ के और हम फाइनल फॉर्म में लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वही विमा चल रही है, राइट हैंड साइड में m रेस्ट पावर x प्लस y, l की पावर -x माइनस 3y आ गया और t की पावर -2x आ गया। इस तरह से दोनों तरफ की विमाएं संकलित सूत्र हमने लिख लिए हैं। चरण 3 में इतना ही काम करना है। अब बढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। चरण 3 का रिजल्ट ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, m0 L1 t-1 इक्वल्स टू m रेस्ट पावर x प्लस y, l रेस्ट पावर -x माइनस 3y, t रेस्ट पावर -2x। हमें विमीय समांगता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए, विमीय संतुलन के सिद्धांत का उपयोग करते हुए दोनों तरफ के विमाओं की तुलना करनी है। जब दोनों तरफ के विमाओं की तुलना करनी है, इसका तात्पर्य है m m की विमाओं की तुलना करेंगे, l l की विमाओं की तुलना करेंगे, t t की विमाओं की तुलना करेंगे और समीकरण प्राप्त करेंगे। तो जब पहले हम m की कंपैरिजन करते हैं तो हमें एक समीकरण प्राप्त होती है x प्लस वाई बराबर 0, जो यहाँ पे हमने नोट कर लिए, x प्लस वाई बराबर 0। तो इसका बहुत सामान्य सा अर्थ यह निकला कि y बराबर -x। यहाँ हमें न तो y का मान प्राप्त हुआ न x का मान, पर यह रिलेशन पता लग गया कि y और x एक दूसरे के ऋणात्मक होंगे, एक दूसरे से नेगेटिव होंगे। अगला हम कंपैरिजन करते हैं l का।
-x -3y = 1। यह नोट कर लिया, -x -3y = 1। एक बार इस समीकरण को एजिट से रहने देते हैं, t की तुलना करते हैं तो -2x और -1 दोनों को इक्वल कर देंगे, तो हम लिख देंगे -2x = -1। यहाँ से इससे एक बड़ा फायदा हो गया, हमें सीधा ही x का मान मिल गया, तो x बराबर हाफ आ गया। सीधा ही हमें क्या मिल गया, x बराबर हाफ। अब जब x का मान मिल गया तो हम यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा, y बराबर -हाफ। तो बड़ा आसान काम हो गया, हमें इस समीकरण का यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लिखेंगे जरूर, पर जरूरी नहीं है कि उसका उपयोग हो। हमारा उद्देश्य x और y का मान ज्ञात करना था, वो हमने प्राप्त कर लिया, अर्थात x बराबर हाफ और y बराबर -हाफ। ये स्टेप 4 का फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। अब जो हमारे सामने है समीकरण 1, v बराबर k e⁻x रो की पावर y, और x = हाफ और y = -हाफ, ये स्टेप 4 के फाइनल रिजल्ट है। हमें स्टेप 5 में ये जो x y के मान है वो समीकरण 1 में रखने हैं। तो x y के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर जो प्राप्त होगा, v = k e⁻½ रो की पावर -हाफ। अब हमारा रिजल्ट आ चुका है, पर अब इसको अच्छे रूप में व्यक्त करना है, ये हमें काम करना है। तो सबसे पहले नेगेटिव घात होने की वजह से रो नीचे चला जाएगा, तो e⁻½ डिवाइडेड बाई रो की पावर हाफ। अब देखिए हाफ पावर के लिए हमने घातांकों के नियम में बताया था कि जो हाफ का हाफ होती है वो अंडर रूट के लिए होती है। तो हम रिजल्ट को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, v = k √e/रो। इस व्यक्त करने का अच्छा तरीका क्या होगा, v = k √e/रो। और अपना आंसर आ चुका। एग्जाम में आपको यहाँ तक ही हल करना है और आप लिख देंगे यही अभिष्ट सूत्र है, या दी गई राशियों के मध्य अभिष्ट संबंध यही है। जो हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन था वो आ चुका। के का मान हम विमीय विधि से ज्ञात नहीं कर सकते, पहले भी बताया था, परंतु हमें पता है आगे की फिजिक्स से कि यहाँ भी के का मान 1 होता है। अतः जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो v = √e/रो होता है। ये दोनों बातें, जो लास्ट की दोनों बातें हमें परीक्षा में नहीं लिखनी है, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहाँ बताई गई है या बुक्स में लिखी होगी। एक बार हम सारे चरणों को इस क्वेश्चन के हल को देख लेते हैं, जिसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न 2017, 2004 और 2002 में इनसे मिलता जुलता प्रश्न आ चुका है। ये सारे आपकी स्क्रीन पे है, इस वीडियो को पॉज करके आप इन्हें नोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आंकिक उदाहरण 3 की ओर। सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। विमीय विधि से सूत्र की स्थापना कीजिए या सूत्र स्थापित कीजिए। यह प्रश्न 2014, 2008 और 2007 में किसी न किसी रूप में आया हुआ होगा। रूप का मतलब बता देता हूँ। एक बार ऐसा आया हुआ है कि द्रव्यमान नहीं था, सिर्फ ये लिखा हुआ था लंबाई और त्वरण पर निर्भर करता है। एक बार आ गया द्रव्यमान, लंबाई और त्वरण पर निर्भर करता है। तो मैंने द्रव्यमान को इंक्लूड करते हुए क्वेश्चन को लिख दिया, और आपको जब सॉल्व करना हो द्रव्यमान नहीं है तो हम उसकी पावर एज्यूम नहीं करेंगे। तो देखिए कौन सी राशि के लिए सूत्र निकालेंगे, आवर्तकाल टाइम पीरियड के लिए किस किस पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान अर्थात मास, लंबाई लेंथ और गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका जो फॉर्मूला आएगा, लैब में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना सिंपल पेंडुलम की हेल्प से, तो उसमें भी काम आता है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको डिराइव कर पाते हैं। सबसे आते पहले हम फर्स्ट स्टेप में हमें इनके संकेत निर्धारित करने हैं। आवर्तकाल का स्टैंडर्ड संकेत होता है कैपिटल T, द्रव्यमान का स्मॉल m, लंबाई का स्मॉल l और गुरुत्वीय त्वरण का स्मॉल g। ये इनके संकेत हो गए। हमें सबसे पहले क्या एज्यूम करना है कि हम ये एज्यूम करेंगे जो T है वो m की घात x, l की घात y और g की घात z पर निर्भर करता है। ये सारे एजम्पशंस हमें करने हैं, और जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे T समानुपाती m की घात x, l की घात y और g की घात z। स्टेप 1 में हमें इतना ही काम करना है, इनकी डिपेंडेंस एज्यूम करनी है x y z पर जो राशियां दी हुई है, और उसको समानुपाती चिन्ह के बराबर रख देना।
अब बढ़ेंगे चरण 2 की तरफ, जिसमें यह समानुपाती चिन्ह हटाना होगा। इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए हमें एक नियतांक की आवश्यकता पड़ती है, कैपिटल के। ये के विमाहीन नियतांक है और डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। इसका यहां पे जिक्र करना बहुत जरूरी है कि के एक विमाहीन नियतांक है। तो अब हमारे पास जो समीकरण आ गई, टी बराबर के एम रेज टू पावर एक्स, एल रेज टू पावर वाई एंड जी रेज टू पावर जेड, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2 में यहां तक ही करना है। अब हमें बढ़ना है स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में ये जो समीकरण 1 हमने डिसाइड की थी, इसकी सभी भौतिक राशियों की विमाएं लिखनी है और फिर संकलित विमा के फॉर्म में सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, टी आवर्तकाल है, विमा पता है, एम द्रव्यमान है, एल लंबाई है, जी ऊर्जा दर पता है। इन सभी राशियों से हम परिचित हैं, इनकी विमाएं हमें लिखनी है। तो दोनों तरफ की विमाएं लिखते हैं। तो देखिए, टी की विमा m0 l0 t1 प्राप्त हुई। के विमाहीन है, इसलिए m0 l0 t0। m द्रव्यमान, इसलिए सामान्य विमा m1 ही होगी, l0 t0 रहेगी। की घात x, ये देखिए घात यहां से x आ गई। इसी तरह से l की घात y है, तो l का विमीय सूत्र लिखते हैं पहले, m0 l1 t0 और फिर घात y लगा दी। g स्मॉल g का विमीय सूत्र m0 l1 t-2 और उसकी घात z। ये सारी घातें आ गई। अब हम जैसे पूर्व के उदाहरणों की तरह सबसे पहले इन घातों को हल करेंगे और अपने रिजल्ट्स लिखेंगे। घातांकों के नियमों का प्रयोग करेंगे, वही कलर कोडिंग यूज करेंगे। द्रव्यमान के लिए लाल रंग से लिखा है, तो ये तो m0 l0 t0 एज इट इज कॉपी कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड में भी m0 l0 t1 एज इट इज कॉपी कर लिया। यहाँ पे घात x है, तो घातें संगत घातों से करस्पॉन्डिंग पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो m x आ जाएगा, l0 t0 ही रहेंगे। यहाँ पे सिर्फ l की घात 1 है और y इधर है, तो 1 की पावर y l y बन जाएगा, बाकी दोनों 0 ही रहेंगे। इसमें z की घातों से इनकी घातें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमें मिलेगा m0 lz t-2z। इस तरह से इन घातों को हमने हल कर लिया। अब संगत समान घातों को एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए अगले स्टेप में किस तरह से जोड़ा हुआ है। m की घात यहां से 0, इधर से x, इस से 0 और लास्ट वाले से 0, तो हमें मिल गया 0 प्लस x प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह से l की घात देखिए नीले अक्षर से दिखाई हुई है, यहां से 0, यहां से भी 0, यहां से y, थर्ड वाले टर्म से y और इससे z हो रही है, तो यहाँ 0 प्लस y प्लस z हो गया। इसी तरह से t का देखेंगे तो 0 0 0 है लगातार, लास्ट वाले में माइनस 2z है, तो 0 प्लस 0 माइनस 2z हमें प्राप्त हुआ। तो अब इनको जोड़ के फाइनली लिखेंगे, जो संकलित सूत्र होगा वो इस तरह से होगा कि लेफ्ट हैंड साइड m0 l0 t1 ही है एज इट इज, राइट साइड में m रेज टू पावर x बचा, l की पावर y प्लस z बचा और t की पावर माइनस 2z बचा। स्टेप 3 कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम पढ़ते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 3 से प्राप्त यह रिजल्ट, इसकी विमाओं की हमें तुलना करनी है। विमीय संतुलन का सिद्धांत, विमा समानता का सिद्धांत यही कहता है कि दोनों तरफ की विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो द्रव्यमान की विमा, लंबाई की विमा और समय की विमा का तुलना करेंगे। तो दोनों ओर की विमियां तुलना करते हैं, तो x बराबर m, क्या यहाँ विमा है x और यहाँ 0 है, तो x बराबर सीधा सीधा हमें कितना प्राप्त हो गया, 0। l यहाँ विमा y प्लस z है और यहाँ 0 है, तो हम नोट कर लेंगे y प्लस z बराबर 0, अर्थात y बराबर माइनस z। सीधा सीधा सा आ गया कि जब दोनों का सम शून्य है तो एक दूसरे के ऋणात्मक होंगे। तीसरा t की देखते हैं, इधर माइनस 2z और इधर 1 है, तो हम लिख लेंगे माइनस 2z बराबर 1। इससे यदि हल करेंगे तो z बराबर सीधा सीधा हमें माइनस हाफ मिल गया। z का मान कितना आ गया, माइनस हाफ। अब ऊपर वाली राशि में देखें तो y इक्वल टू माइनस जेड है, तो यहां से y का मान हमें मिल जाएगा इन दोनों समीकरणों से कि y बराबर हाफ। हमें तीनों राशियों के मान प्राप्त हो चुके हैं। x बराबर 0 सीधे ही आ गया था, y बराबर हाफ और z बराबर माइनस हाफ। तो अर्थात हम नोट कर लेंगे कि x बराबर 0, y बराबर हाफ तथा z बराबर माइनस हाफ। चरण 4 का
इतना ही कार्य था कि हमें एक्स वाई व जेड के संख्यात्मक मान ज्ञात कर लेने। चरण 5, समीकरण 1 हमें ध्यान है कि t बराबर k m रेज़ टू पावर x l रेज़ टू पावर y और g रेज़ टू पावर z थी। और चरण 4 के जो रिजल्ट थे x बराबर 0, y बराबर हाफ और z बराबर माइनस हाफ। इन x y z के मानों को समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखने पर जो हमें प्राप्त होता है t बराबर k m रेज़ टू पावर 0। देखो 0 आने से ये क्लियर हो गया कि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक बार एक साल जो आया हुआ है प्रश्न उसमें द्रव्यमान नहीं था, तो इसीलिए नहीं था क्योंकि वास्तव में इस पर निर्भर करता ही नहीं है। ये तो हमने या किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो अपने आप इसकी घात कितनी आ गई, 0 आ गई। l की घात हाफ और g की घात माइनस हाफ। अब ये माइनस पावर है तो नीचे जाके g की पावर हाफ हो जाएगा और दोनों की हाफ हाफ पावर की वजह से एक अंडर रूट आ जाएगा। घातांकों के नियम वाला ध्यान दो। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे t बराबर k अंडर रूट l बाई जी। और यही हमारा परीक्षा में लिखने के लिए या किसी भी टेस्ट का आंसर लिखने के लिए अंतिम परिणाम है। इससे आगे हमें नहीं जाना है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, इस k का मान विमीय विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। हमारे ज्ञान के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि k का मान 2 पाई होता है। अन्य विधियों से भी इसका डेरिवेशन किया है, उससे k का मान 2 पाई होता है। तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है, जो कि प्रयोगशाला में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां भी इसको प्रयोग कराएंगे। t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। परंतु परीक्षा में सिर्फ यहाँ तक ही लिखना है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, एडिशनल नॉलेज के लिए है। यहाँ देखिए k का मान 1 नहीं था, तो अपने दिमाग में ऐसे कुछ बना नहीं लेना कि k का मान सदैव 1 होता है। नहीं, k का मान कुछ भी हो सकता है। हर समीकरण के लिए अलग अलग होता है। अब एक बार इन सभी चरणों को एक साथ लिख देते हैं। आप नोटबुक में प्लीज नोट कर लीजिए। यह प्रश्न 2014, 2008 और 2007 में पूछा जा चुका है और ये इसके विभिन्न स्टेप हैं जो कि आपके सामने स्क्रीन पे हैं। फाइनल रिजल्ट t इक्वल टू k अंडर रूट l बाई जी है। अब बारी आती है अभ्यास के लिए प्रश्न की। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं जिनको आप अभी तक के जो अंकित उदाहरण हैं उनको देख के हल करने का अभ्यास कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। उनको देख के या उनसे जो कुछ समझा उसके आधार पे इनको हल आपको करना है। पहला प्रश्न है, किसी ग्रह के लिए पलायन वेग। अब आप पलायन से परेशान नहीं होना, अपने तो वेग मिल गया। संकेत भी दिया हुआ है कि पलायन वेग उस ग्रह के गुरुत्वीय त्वरण g व उसकी त्रिज्या r पे निर्भर करता है। तो पलायन वेग है जो g व r दो राशियों पर निर्भर करता है। विमीय विधि से पलायन वेग के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो हमें इस v के लिए अर्थात v मान लीजिए, वेग के लिए आपको g व r में संबंध निकालना है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोलीय पिंड पर लगने वाला बल। बाकी सारी रामायण को ज्यादा नहीं परेशान होना, नियत वेग वगैरह, बल F किसके ऊपर निर्भर करता है? पिंड की त्रिज्या r, वेग v तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा F के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे बल की विमीय सूत्र पता है, पिंड की त्रिज्या r का भी पता है, वेग v का भी पता है। द्रव के श्यानता गुणांक एक बार आपको अटपटा लग रहा होगा, पर हमने हमारे विमा वाले ई व्याख्यान में विशेष राशियों में श्यानता गुणांक की विमा भी बता दी थी। और इस ई व्याख्यान के प्रथम भाग के प्रारंभ में जब कुछ विशेष राशियों के विमीय सूत्र लिखे हुए थे, उस टेबल में भी ये बता दी थी। तो आप वहां से सीधी श्यानता गुणांक की विमा लेकर और इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अधिक सहायता व अधिक जानकारी के लिए आप मेरे द्वारा लिखित पुस्तक पॉलिटेक्निक भौतिकी, जो पूर्णतया हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए लिखी गई है, बड़ी आसान भाषा में लिखी गई है जिससे कि विद्यार्थी आसानी से समझ सकते हैं, इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। यदि और कोई शंका हो ई व्याख्यान से संबंधित या पुस्तक पढ़ने के बाद भी, फिर भी आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं ajit.somani@gmail.com।
9414332876 ये व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो भी इस ईमेल और व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं, सुझावों का स्वागत रहेगा। अब मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर्वप्रथम मेरे गुरुजनों का, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शित किया और ज्ञान प्रदान किया, और उसी की वजह से आज आप लोगों के सम्मुख मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे विद्यार्थी वर्ग का, जिनसे इन अध्यापन के वर्षों के दौरान इंटरेक्शन से मैंने ये जाना कि उनको कहाँ कहाँ समस्याएं आती है, जिसकी वजह से ही मैंने बार बार अपने में सुधार किया, और आज ये ई व्याख्यान आपके समक्ष उन्हीं अनुभवों पर आधारित प्रस्तुत है। और अंत में परिवारजनों का, जो इस लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में भी इस ई लेक्चर को तैयार करने में अपना सहयोग धैर्यपूर्वक प्रदान कर रहे हैं। इस ई व्याख्यान को धैर्यपूर्वक देखने के लिए और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।